नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नकल का माया जाल ऐसा कि इसमें जो भी फंसा वो उलझता ही चला गया। जांच पर जांच, एक के बाद एक खुलासे। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच के दौरान हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों से आरपीएससी की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं, या कहें कि दागदार से और ज्यादा दागदार ये छवि होती नजर आ रही है। पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्य ही गिरफ्तार हो रहे हैं। अपने बच्चों को मेहनत करने की बजाय बेईमानी करना सिखा दिया और रामू राम रायका जैसे आरपीएससी सदस्यों ने अपने बच्चों को टॉपर तक बना दिया। लेकिन जब एसओजी ने शिकंजा कसा तो अपने आप को निष्पक्ष और बेदाग कहने वालों की पोल खुल गई। कोई सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक में फंसा तो कोई एसआई पेपर लीक के अंदर। सवाल यही कि एसओजी की जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी और नकल का किंगपिन कौन है, क्या इसका खुलासा कभी हो पाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर। जब भी कोई ये खुलासा होता है तो लगता है शायद यही किंगपिन होगा, लेकिन उससे ऊपर फिर जांच पहुंचती है और लगता है कि नहीं, इसमें अभी कई चेहरों से नकाब उठना बाकी है। लेकिन क्या वाकई में ये नकाब कभी उठ पाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शर्मा जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, और साथ में हमारे साथ हैं आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन और कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके और हाल ही में जो जिलों को लेकर एक कमेटी बनाई गई उसको लीड करने वाले ललित के पवार सर। ललित सर, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि कहते हैं कि आरपीएससी का एक दौर था जहां आगे कुआ था और पीछे खाई नजर आई थी, और उसके बीच में अगर आरपीएससी की लाज किसी ने बचाई थी तो वो ललित के पवार सर थे। सर, ये बताइए कौन सा सिस्टम था वो जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, उल्टा ये हाल हुआ कि बाकी प्रदेशों से लोग देखने आए कि आईटी सेक्टर के जरिए बिना लीक कराए बेहतरीन एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है? यह आपके दौर में हुआ था, हुआ कैसे और आज क्यों नहीं हो रहा? नमस्कार विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का खुलासा करना चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में, मैं 2 साल तक चेयरमैन आरपीएससी रहा, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और उस लीक नहीं होने का कारण ये था कि मैंने कुल 110 एग्ज़ाम कराए थे 2 वर्षों में, उसमें से 100 एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाए। तो मेरा पहला अनुरोध ये रहेगा राज्य सरकार से और सभी राजस्थान के प्रबुद्ध लोगों से और सभी पैनलिस्ट से कि चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। जब पेपर छपेगा ही नहीं तो लीक कैसे होगा? तो नंबर 1, काइंडली गो डिजिटल, बजाय फिजिकल जाने के डिजिटल जाइए। जब छपेगा ही नहीं तो लीक कैसे होगा? जी, हमने इस 110 में से 100 एग्जाम ऑनलाइन करवाए, नंबर 1। नंबर 2, इवन असेसमेंट ऑफ रिटन आंसर शीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री लैपटॉप पे करवाए। इसको कहते हैं OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। 250 प्रोफेसर्स को ट्रेन किया गया 5 दिन तक। मैं खुद बिट्स पिलानी गया, यूपीएससी गया, IIT दिल्ली गया, स्टडी करके आया, और फिर वो सिस्टम हमने लागू किया जिसमें आंसर शीट्स का स्कैन करके और उसको प्रोफेसर्स को लैपटॉप पे भेजेंगे और वो लैपटॉप पे जांच करके वापस भेज देंगे। कॉपी पड़ी रहेगी अजमेर में है, आरपीएससी में, और जच रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहीं टेक्निकल कॉलेज में, सिक्योरिटी और पुलिस पैरे में। और इसके लिए हमने एक सीनियर IPS रिटायर्ड IG श्री बहादुर सिंह राठौड़ की नियुक्ति की थी। उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कहीं भी कोई लैप्स नहीं हो। नंबर 2। नंबर 3, क्वेश्चन रेंडमाइज करें, आंसर भी रेंडमाइज करें। नंबर 4, नकल को रोकने के लिए जितने भी एग्जाम सेंटर्स थे उसमें हमने जैमर्स लगा दिए। जब आप जैमर्स लगा देंगे तो ये जो ब्लूटूथ है ना, ये एकदम निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद IG साहब को, बहादुर सिंह राठौड़ साहब को दिल्ली भेजा, वो एक जैकेट लेके आए 5000 रुपये का। उस जैकेट में वायरिंग थी और उस जैकेट को पहन के कोई बैठ जाए तो ब्लूटूथ इनेबल्ड छोटा सा ईयरफोन उसके कान में दिखेगा ही नहीं, और वहाँ से वो बोलता रहेगा और वो निकलता रहेगा। तो हमने पहले से उस पर जैमर लगा दिया। तो इस तरह से ये जो प्रिवेंटिव स्टेप्स थे उसकी वजह से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और मीडिया में ये हेडलाइंस थी कि फास्ट ट्रैक पे दौड़ी आरपीएससी। मैंने उसकी कटिंग करके हर एक कर्मचारी के कमरे में हमने आरपीएससी लगवाई कि ये देखो
पूरा राजस्थान के लाखों युवा आरपीएससी की तरफ देख रहे हैं। ये एक बहुत पवित्र काम है और इसको अपने को सर्वोच्च जी निष्ठा, लगन और परिश्रम से करना है और भगवान की कृपा रही, मेरी टीम का तो साथ रहा। बिल्कुल सर, लेकिन 2017 के बाद कोई दूसरे ललित के पवार क्यों नहीं आ पाए इस कुर्सी पर? दो शब्द हैं सर, एक है डिजर्विंग और एक है डिजायरिंग। आपको लग रहा है कि डिजर्विंग उसके बाद नहीं, डिजायर के आधार पर ज्यादा है और उनकी खुद की डिजायर बहुत ज्यादा थी और उस चक्कर में जो प्रतिष्ठा आरपीएससी की थी वो पैसों के जरिए बेच दी गई। इसमें एक बात मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहूँगा, मैं राजस्थान का बेटा हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि अक्सर आपने देखा होगा कि आरपीएससी में सोशल इंजीनियरिंग का ये एक तरह से लेबोरेटरी बन गई है जी। 7 मेंबर्स और एक चेयरमैन होता है, तो जो भी गवर्नमेंट होगी वो कोशिश करेगी कि ये जो 8 लोग हैं ये 8 समाज के अलग अलग वर्ग से हों, यानी एक एससी हो, एक एसटी हो, एक ओबीसी हो, एक माइनॉरिटी हो, एक अपर कास्ट के हो, एक यूं हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। मगर मेरा मानना है कि उसी सेगमेंट में जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है, जो बेस्ट अवेलेबल ब्रेन है, जिसकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट है, उनको लाना चाहिए। आरपीएससी में अब तक शानदार चेयरमैन रहे हैं, एमएल कुमार साहब रहे हैं, देवेंद्र सिंह जी रहे हैं, एक से बढ़कर एक रहे, उन्होंने शानदार काम किए, उनकी नज़ीर हमारे पास है, मैंने उनको फॉलो किया। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और इन्हीं वर्गों में से लें, मगर जो टैलेंटेड इंटेग्रिटी वाले हों, जिनका कमिटमेंट हो, फिर आप देखिए वापस उसी स्पीड से आरपीएससी दौड़ेगी, ये मेरा मानना नहीं। लेकिन सर अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि भाई ये नेता की पसंद के हैं, नेता की पसंद के नेता की पत्नी है, इस हिसाब से लगेंगे, फला एरिया से आते हैं इसलिए लगेंगे। और क्या पेपर लीक की तो बोली लगती है सर, क्या सदस्यों की भी बोली लगती है आज के दौर में? मेरा ये मानना है कि नेता की पत्नी होना या किसी अधिकारी की पत्नी होना या बहन भाई होना ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। मेरिट पहले देखें आप कि अगर कोई क्वालिफाइड है, इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट है, मेहनत करने वाले हैं और वो रिजल्ट दे सकते हैं, तो छांट के लगा। मैंने आपको 2 नाम बताए जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, शानदार उनका रहा, एमएल कुमार साहब, उनका सीबीआई का बैकग्राउंड था, उन्होंने अच्छे रिफॉर्म्स किए, उन्हीं को मैंने फॉलो किया, 2 कदम आगे हम गए। तो यूपीएससी के चेयरमैन देखने के लिए आए कि आपने कैसे किया, और फिर सारे इस पूरी कंट्री के चेयरमैन को बुला के उनको प्रेजेंटेशन करवाया गया कि आप इन रिफॉर्म्स को फॉलो कीजिए जी। फॉर एवरी लीकेज, फॉर एवरी दिस थिंग, फॉर ए फिजिकल प्रॉब्लम, माई रिक्वेस्ट इज प्लीज गो डिजिटल. Digital is the only answer. Digital mode of examination, integrity of the members, and technical competence and the qualification. आप डिजिटल सोशल इंजीनियरिंग करते हुए भी आप इसको टॉप पे ला सकते हैं। लेकिन डिजिटल का एक्सेस भी तो सदस्यों के पास हो गया। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि सदस्य पकड़े जा रहे हैं, जिन 8 का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से ही पेपर लीक करने वाला है। और दूसरा ये, क्या वाकई में एक सदस्य के पास इतनी पावर होती है कि एक पेपर को आरपीएससी से बाहर निकाल दे? ये मेरे बहुत चिंता का विषय है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर आरोप ये लग जाए कि मेंबर साहब ने खुद नहीं लीक कर दिया, तो ये तो एक तरह से बाढ़ ही खेत को खा रही है जी। ये एक तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पराकाष्ठा है। ये हम सब के लिए बहुत शॉकिंग है जी। हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि चेयरमैन या मेंबर खुद जाके पेपर देगा, तो ये पराकाष्ठा है। लेकिन सर आपको लग रहा है सदस्य वाकई में बाढ़ है या किसी बाढ़ की आड़ है और बाढ़ अभी बाकी है? हाँ, इस पे तो मैं क्या टिप्पणी करूं, फिलहाल मैं अपनी टिप्पणी को रिजर्व रखना चाहूंगा। लेट द इन्वेस्टिगेशंस बी ओवर। नहीं, लेकिन सक्षम होता है सदस्य सर कि बिना ऊपर से किसी के परमिशन के या बिना ऊपर की किसी के मिली भगत से एक सदस्य अपने लेवल पर पेपर लीक कर दे? हाँ, इसमें मैं बता दूंगा, विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूं जी, मैं चेयरमैन रहा हूं। जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन उनकी कॉम्पिटेंस को देखते हुए, उनके बैकग्राउंड को देखते हुए, उनकी निष्ठा लगन को देखते हुए सब्जेक्ट्स को बांटते हैं। कि मान लीजिए मैंने 110 एग्जाम कराए, मेरे पास 7 मेंबर्स थे, तो मैं कहूँगा ठीक है 2 एग्जाम आप कराएंगे, 2 आप कराइए, 5 आप कराइए, 3 आप कराइए। ओके, इसका मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो चेयरमैन की नॉलेज में है। ठीक। और एज ए चीफ ऑफ द टीम, एज द कैप्टन ऑफ द टीम, जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली मैं चेयरमैन की मानूंगा। जी, कि अगर आप चेयरमैन हैं, मेंबर्स को आपने काम बांटा है, तो नेचुरली कोई भी ऊंच नीच है, तो अगर आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न भी है, सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस तो आपकी है ही। कैसे हो गया? और आपने जिस मेंबर को काम दिया है कॉन्फिडेंस के साथ, वो कॉन्फिडेंस वापस
क्यों नहीं लौटा पाए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे हुआ? ठीक है तो सर, it's आपका a वक्त collective बहुत team बहुमूल्य है effort. सर, इसलिए एक और सवाल, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में बड़ी जोर शोर से कहा जा रहा है कि भाई आरपीएससी को भंग किया जाए, नए सिरे से गठन हो। अब सवाल दो हैं सर, एक है वैधानिक और एक है संवैधानिक। तो आरपीएससी वैधानिक संस्था है संवैधानिक, क्योंकि संवैधानिक है तो फिर मुमकिन नहीं कि इतनी आसानी से इसको भंग किया जाए। तो क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि इसको भंग करके नए सिरे से रिफॉर्म किया जाए? जहां तक वैधानिक और संवैधानिक का प्रश्न है विजेंद्र जी, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, इसका एक प्रोसीजर लेट डाउन है और इसमें राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से ही मेंबर्स या चेयरमैन को हटाया जा सकता है आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड लॉ। जी, तो ये सिस्टम है और इसमें गवर्नमेंट के पास इस तरह का कोई जिसको अपन कह सकते हैं ब्लेटेंट पावर्स नहीं है जी, कि जिस मेंबर को चाहे, जिस चेयरमैन को चाहे, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है। ठीक, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संवैधानिक प्रोटेक्शन दिया मेंबर्स को, यूपीएससी मेंबर को, आरपीएससी मेंबर्स को, ताकि वो अपने काम को निष्पक्ष जी। और प्रभावी तरीके से कर सके। सर अंतिम सवाल, क्योंकि सदस्य इन्वॉल्व हो रहे हैं और उससे आरपीएससी की प्रतिष्ठा दागदार हो रही है, तो क्या अगर इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं उन नियमों के अंदर जिनके जरिए सदस्य को चुना जाता है? जी हाँ, इसमें सदस्य चुनने का जो विशेषाधिकार है विजेंद्र जी, वो गवर्नमेंट का है। ठीक, सो मेरा अनुरोध हमेशा गवर्नमेंट से यही रहेगा कि आप बेशक सोशल इंजीनियरिंग करें, मगर उस स्लॉट में से जो बेस्ट अवेलेबल ब्रेन्स हो विद इंटेग्रिटी वाले, उनको करके, अभी भी जैसे आरपीएससी में कुछ वैकेंसीज हैं, 3-4 वैकेंसीज ऑलरेडी है, चेयरमैन की पोस्ट खाली है, 3-4 मेंबर्स की पोस्ट खाली है, तो ये 4-5 बंदे ऐसे भेजो ठोक बजा के, जिनको अपन इंग्लिश में कहते हैं ना 24 कैरेट। तो अगर ये 4 वहाँ पहुँच गए और ऑलरेडी अच्छे मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि सारे वो नहीं है, बिल्कुल, एक आध कोई ब्लैक शिप हो जाता है, अलग बात है, बाकी ज़्यादातर मेंबर्स बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड हैं, पीएचडीज हैं। तो ये अगर पहुँच के फिर मिल के कहें तो अभी भी सॉल्वेजिंग संभव है, जो सॉल्वेजिंग हमने की, क्योंकि मैंने भी जब चार्ज लिया था तो उस वक्त के चेयरमैन साहब सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे थे जी। तो संभव है, प्रोवाइडेड कि हम उसको पॉलिटिकल विल के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के साथ, इंटीग्रिटी के साथ और राजस्थान के युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपन काम करें। अच्छा, ये संभव है कि सर अगर भजनलाल सरकार कहे कि ललित के पवार जी वापस आइए, निष्ठा को वापस बनाकर रखना है, तो आप चार्ज संभाल लेंगे? इसमें संवैधानिक बाधा यह है कि 62 साल से ऊपर का चेयरमैन नहीं हो सकता, तो मैं उनको राय तो दे दूंगा जी, मैं 24 घंटे आरपीएससी के लिए काम करने को तैयार हूं, मगर सीधा नहीं सकता क्योंकि मैं 62 के ऊपर का हो गया। ठीक, बट मैं ये कमिटमेंट आपके माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि आरपीएससी को वापस टॉप पे लाने के लिए जो भी आप टीम बनाएंगे, उस टीम का कोच मैं बनने को तैयार हूं और ये हम सिद्ध कर देंगे कि हमारी आरपीएससी वापस टॉप पे जाएगी कंट्री पे। ललित के पवार सर, शुक्रिया टाइम देने के लिए और बेहतरीन अंदाज में समझाने के लिए कि भाई आरपीएससी के अंदर लैकुना कहां है, कैसे सही किया जा सकता है, और आपका डेडिकेशन कि आज भी आप कह रहे हैं कि आप एक कोच की भूमिका निभाते हुए आरपीएससी को दोबारा रिफॉर्म करने की दिशा में काम करने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन अब बाकी पैनल का रुख करते हैं योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि हम किंग पिंग को ढूंढ रहे हैं। आपको लग रहा है जिस अंदाज में एसओजी काम कर रही है उसमें किंग पिंग को ढूंढा जा सकता है? जो ढूंढ लिए हैं ये उस संस्था के सर्वोच्च ही कहे जा सकते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। देखिए विजेंद्र जी, ये सर्वोच्च नहीं है, ये सेकंड लाइन है। आपको पता होना चाहिए कि रीट परीक्षा में भी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन थे जारोली, वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनसे नीचे वाले तमाम इन्होंने गिरफ्तार कर लिए। और इस आरपीएससी में भी इस अध्यक्ष को जो थे, इनको शायद जानकारी है या नहीं है कि इनके जो अधीनस्थ सदस्य हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ या 2 सदस्य तो गिरफ्तार हो गए, 2 सदस्यों से पूछताछ हुई थी, एक आध और सदस्य बाकी रहा होगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरह से पवार साहब बता रहे हैं, ये बहादुर सिंह जी का नाम ले रहे हैं, आईजी से रिटायर हुए हैं, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, वो एक ईमानदार अधिकारी हैं। तो जैसे पवार साहब हैं और बहादुर सिंह जी हैं, इस तरह के ईमानदार अधिकारी ही हमारी आरपीएससी में होने चाहिए। आप बताइए, मेरे जैसा व्यक्ति जानता है कि ये ईमानदार हैं क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया है। बिल्कुल। और इसलिए क्या होता है कि इन जो 2 अध्यक्ष 2 सदस्य पकड़े गए हैं, मुझे ये बताइए जो विजेंद्र जी कि अब इनको आरपीएससी ले जाने का क्या तुक है? आज आरपीएससी ले गए हैं,
ये तो गिरफ्तार तो बहुत पहले हो चुके। जी। इनकी अलमारियां कोई चाबी ये साथ तो ले नहीं आए थे। अब वहां जाकर के आरपीएससी में इनको क्या मिलना है? ये तो कोई तो जेल में था और कोई बाहर था। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी एसओजी जो काम कर रही है, इनको जो मैं तो साहब अगर किसी अभियुक्त को मैंने पकड़ा होता, वैसे ही टोक रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये संवैधानिक संस्था है तो कुछ तो इसके नियम कायदे होंगे कि भाई अगर कोई कार्रवाई अंदर जाकर संवैधानिक संस्था में हो रही है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता होगा ना सर, प्रोसेस होता होगा, शायद एसओजी उसको फॉलो कर रही है। देखिए जी, क्राइम जहां भी होगा वहां किसी प्रकार की कोई रुकावट किसी पुलिस को नहीं है। ये थोड़ी है कि अंदर मर्डर हो गया और पुलिस साहब बिना अनुमति के जा नहीं सकती, ऐसा संभव है? ये भी एक क्राइम है जिस क्राइम के लिए वो अंदर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साहब आरपीएससी में पुलिस जा ही नहीं सकती है। अब इन्होंने अगर कोई बना रखा हो कि साहब बिना अनुमति के नहीं जाएंगे, तो आप अनुमति लो, और अनुमति है तो आप सीएम साहब के माध्यम से लो। ऐसा थोड़ी कि आरपीएससी का चेयरमैन इतना बड़ा हो गया कि वो अनुमति नहीं देगा। तो अब ये कहें गटारा और राइका को साथ ले जाने की जरूरत नहीं थी। आप जाते, कैबिन को खंगालते, दस्तावेजों को जब्त करते, कुछ जरूरी दस्तावेज मिलते तो उसके आधार पर इनसे दोबारा आप कार्रवाई कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, इनको रिमांड पर ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल रिमांड लें। अगर इनकी सूचना ले भी जा रहे थे तो आप जब ले जाते ना, जब आपने गिरफ्तार किया था। अब आज आप महीने 15 दिन बाद ले जा रहे हैं उनको, ले जाकर के साहब अलमारी टटोलेंगे वो। तो आप मुझे बताइए, घटनास्थल पर कोई चीजें रहती हैं क्या? जी। इतने लोग वहां पर अधीनस्थ काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो चीज आई है कि साहब वो आरपीएससी गए और आज वहां 40-50 की टीम ने आरपीएससी में को खंगाल रहे हैं, तो आरपीएससी तो खंगाली हुई है, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है किशोर शर्मा जी, भाई क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहा कि एक के बाद एक पेपर भी लीक होते रहे और दाग आरपीएससी तक पहुंच गए, उनके उन सदस्यों तक पहुंच गए जिनको नामित किया गया? देखिए विजेंद्र, एक अभियुक्त पकड़ा गया था ढाका, उसकी बातों भरोसा करें तो ये जो पेपर लीक का सिलसिला है सन 2005 से शुरू हुआ और अब तक जारी है। किसी भी सरकार की मंशा ये नहीं होती कि ऐसे सदस्य नियुक्त कर दिए जाएं जो पेपर लीक करे जाएं, क्योंकि हम इस दर्द को जानते हैं कि किसान का बेटा जबकि शहर में तैयारी कर रहा होता है तो कितनी मुश्किलों का सामना करना होता है। एक बात बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि ये जो पेपर लीक सर बीते 5 साल का एक मोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं बस। मैं आपको हर साल 4 पेपर लीक हुए हैं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, ऑन एन एवरेज। आप लास्ट 5 साल की बातें कर रहे हैं, जो नामित सदस्य उन्होंने ही कराए हैं। मैं आपको कई 5 सालों को जिक्र कर देना चाहता हूं जी। राजकुमारी गुर्जर वसुंधरा राजे जी का राज में मेंबर बनाई गई थी, उन पर उनके पति पर आरोप था। शिव सिंह राठौड़ जो बाद में आरपीएससी चेयरमैन रहे, उन पर अभी भी शक्किश हुई है। तो आप ये कहें कि सब, मैं आप सिर्फ इन 5 सालों की बात कर रहे हैं, मैं आपको कई 5 सालों को जिक्र कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है भाई कभी हम आपको भी देख लें, मैं कह रहा हूं कि क्या डिजर्विंग होता है उसको ही चुना जाता है? ये क्राइटेरिया बहुत पीछे छूट गया। डिजायर जिसके पास है वही चुना जाएगा और उसको एक टारगेट दिया जाएगा कि आपके दौर में इतने पेपर होंगे, इतने 1000 करोड़ कमा लेने हैं, उतने दे देने हैं, बाकी जिसका भविष्य जहां जाना है जाने दीजिए। आपके सवाल के एक्सटेंशन का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बात को कह देना चाहता हूं कि जो सरकार के मुखिया के पास एक विशेषाधिकार होता है इनको चुनने का, और एक बात साफ समझ लीजिएगा, एक बिटवीन द लाइन होता है। कोई ऐसा वो नहीं होता पैमाना कि जांच लिया जाए कि ये जिसको बना रहे हैं कि ईमानदार है कि बेईमान है, और कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता। लक्ष्य ये दिया जाता है कि आप ईमानदारी से पेपर कराएंगे। कोई भी सरकार अपने कार्यकाल को दागदार नहीं होने देना चाहती, इसलिए जो चुने जाते हैं बहुत ईमानदारी से चुने जाते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि ये जो करेंगे वो गलत नहीं करेंगे। और बिटवीन द लाइन अलग गलत होता है तो निश्चित तौर पे ये दागदार होता है हर एक के लिए, और बड़ा नुकसान होता है परीक्षार्थी के लिए। सर बिटवीन द लाइन नहीं है, बिलो द लाइन भी नहीं है, तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला ही हो रहा है, सदस्य इन्वॉल्व हैं। सर डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, क्या यही किंग पिंग है या इसके आगे भी कोई है? बिल्कुल जांच चल रही है। 16/12/2023 को पहली बार एसआईटी का गठन किया था, और एसआईटी के गठन के बाद जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कार्रवाई की है वो अपने आप में दिखाता है कि जब नीति और नीयत दोनों जब साफ होती है, और युवाओं को राहत प्रदान करने के लिए इन अपराधियों को पकड़ना जरूरी था, जरूरी है और जरूरी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने व्यवस्थाओं को जड़ें खोदने का काम किया है, चाहे वो कोई भी है, चाहे छोटा सा कर्मचारी हो, क्योंकि 192 कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मेरा ये निवेदन है कि ये जांच केवल पेपर लीक पर नहीं है, ये 3 एंगल पे जांच चल रही है। नंबर 1 पेपर लीक, पेपर माफिया, नंबर 2 डम्बी कैंडिडेट, नंबर 3 फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्री, इन सब बातों का लगातार काम हो रहा है। इनके जैसे जैसे परत दर कड़ी से कड़ी जुड़ रही है,
वैसे वैसे नाम आ रहे हैं, जिस प्रकार की गिरफ्तारियां हो रही है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अभी 4 या 5 दिन पहले गंगानगर से एक गिरफ्तारी हुई है। वो गिरफ्तारी पिछले 4 साल से नहीं हो रही थी और राजस्थान की पुलिस तलाश करने के बाद में पीछे लगी रही, आखिर में गंगानगर से गिरफ्तारी होगी। जिस प्रकार से एसआई प्रकरण के अंदर से ट्रेनिंग सेंटर से उठा करके कैंडिडेट को लाया गया है, ये काम पहले भी हो सकता था, पहली गवर्नमेंट भी कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट की नीयत नहीं थी। गवर्नमेंट की नीयत इसलिए नहीं थी कि गवर्नमेंट को पता था कि हमारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए सरकार ने कार्रवाई नहीं की। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, मैं किशोर जी बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत है, मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलता। आप भी बोलोगे तो आपके बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन तथ्य रखने दीजिए। अब मैं आता हूँ, अभी आपने बात की पेपर लीक की। वर्तमान सरकार बनने के बाद में 1/1/24 से 2/7/24 तक 90 परीक्षाएं करा चुके हैं अधीनस्थ बोर्ड, बड़ी परीक्षाएं। 8 परीक्षाएं आरपीएससी करा चुकी है। क्या एक भी पेपर लीक हुआ? क्या नहीं होगा, क्योंकि नीयत सही है और नीति सही है। दूसरी बात, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही है बड़े बड़े लोगों की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल बोला है, एक भी नहीं बचेगा, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, मछली कोई मायने नहीं रखती है। जिसने बड़ी मछली है भी या नहीं, जिसने युवाओं के साथ, हाँ मैं आता हूँ इसी बात पे आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं लगातार जिस प्रकार से नए नाम आ रहे हैं, एक गिरफ्तारी होती है, रिमांड पर लिया जाता है, नए नाम सामने आते हैं, तथ्य सामने आते हैं, और जैसे तथ्य सामने आते हैं दूसरी गिरफ्तारी होती है। ये कड़ी से कड़ी जुल करके इस सरकार के अंदर आप तय मानिए बॉटम पे कार्रवाई तो होगी, टॉप को भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन होता क्या है, कार्रवाई सवाल होती कर है। रहा हूं भाई, मेरा सवाल ये है चेतन जी कि भाई जिनको पकड़ लिया है, क्या यही बड़ी मछलियां हैं? नहीं, अभी जांच का विषय है। जो पकड़े गए हैं वो तो है ही, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। जिस प्रकार से रामू जी पकड़े गए हैं, आरपीएससी मेंबर, ये बड़ा दुखद विषय है। जैसा कि हमारे ललित जी ने बताया। कौन पकड़ा गया सर? रामू राय का। हाँ जी लगा रहे थे, मैं इसलिए रामू राय का जो पकड़े गए हैं, अभी ललित के पवार साहब हजारों लाखों बच्चों के करियर से खेल गए, वो जी लगा रहे हैं। अभी ललित के पवार साहब कह रहे थे, और मेरा भी ये मानना है कि परीक्षाओं के अंदर मानव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम होना चाहिए, और कम से कम तब होगा जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपन जाएंगे। ये बिल्कुल सही। सर ये बताइए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए क्या कर रहे हैं? कि कुछ परीक्षाओं में तो ऐसा हुआ कि आधा घंटे तक सिस्टम ही नहीं चले। हाँ, मैं आता हूँ इस बात पे। व्यवस्था करना एजेंसी का काम है। अगर मेरे को जिम्मेवारी दी है किसी परीक्षा कराने की, क्या बड़ी बड़ी परीक्षाएं आईआईटी नहीं कराता है? क्या बड़ी बड़ी परीक्षाएं दूसरे एजेंसी नहीं कराती है? जी। मैं तो बार बार कहता हूँ, नीति साफ और नियत साफ, ये दोनों तो जगह साफ होगी। कहां तक जाएं? मैंने बताया 90 परीक्षाएं, जो सर्वोच्च परीक्षाएं है ना, सर्वोच्च परीक्षाएं, उसमें धांधली होने लग रही है। विजेंद्र जी दिक्कत आईएएस फर्जीवाड़े के साथ आ रहे हैं सर, कहां तक जाएं? विजेंद्र जी दिक्कत आपको बताता हूं। जोशी जी, नहीं, एक सेकंड, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे और ललित के पवार जी ने कहा कि भाई एक सिस्टम होना चाहिए, हर सेंटर पर जैमर हो, हर एक एग्जाम ऑनलाइन हो। क्या वाकई में लगता है कि यही एक सबसे बेहतरीन विकल्प है जिसको सरकार जितनी जल्दी अडॉप्ट कर ले उतना बेहतर? देखिए विजेंद्र जी, जो पवार साहब ने जो बातें कही हैं, उनके समय में इस तरह की चीज़ अगर उन्होंने की है और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई है, तो मैं समझता हूं कि इन सरकारों को उनसे इस बात का सहयोग लेना चाहिए और इसी प्रकार से सारी परीक्षाएं होनी चाहिए, तभी जाकर के विश्वास बैठेगा। ये नहीं है आरपीएससी को नीचे से तो क्या हटा पाएंगे, लेकिन कम से कम जो ऊपर के जो चेयरमैन और उसके जो सदस्य हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है, और ये सरकार लगाए। ईमानदार अधिकारी हो, ईमानदार जो काम करने वाले हों, जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, उनकी प्रॉपर्टी का पता हो सरकार को कि ये कोई ज्यादा पैसे खींचने वाले तो नहीं है, ऐसे लोगों को अगर बनाएंगे तो ये होगा। दूसरी बात यह है कि ये मगरमच्छों की बात चल रही है पिछले 5 सालों से, तब मेरे तो आज तक समझ में नहीं आई कि मगरमच्छ हैं कौन और किसको पकड़ा है इन्होंने। अगर जो ये पकड़ में आए हैं यही मगरमच्छ हैं तो भाई ये तो नहीं है। अभी तो उनमें भी चेयरमैन थे, उसमें भी चेयरमैन थे, दोनों जगह। और अगर मगरमच्छ ऊपर है तो न तो वो पकड़ पाए न ये पकड़ पाए। इसलिए मगरमच्छ की क्या परिभाषा है ये दोनों पक्ष बता सकते हैं जी। लेकिन मेरे समझ में तो ये है कि ये जो पकड़े गए हैं ये वो नहीं है जिनको पकड़ना चाहिए। ये तो साधन है, साध्य अलग है। मतलब वही जो शुरुआत में कह रहे थे कि भाई ये बाढ़ नहीं है, बाढ़ की आड़ है। बिल्कुल, है ना। ठीक है किशोर शर्मा जी, भाई हमारे दर्शकों को जरा बताइए एक सदस्य का चयन कैसे करते हैं, सरकार कैसे चयन करती है? देखिए ये बात ललित के पवार बता चुके हैं इस बात को। मैं आपको एक बात, आपकी बात किंग पिन वाली बात पे आना चाहता हूँ सीधे तौर पे। नहीं ऐसा ही होता है ना कि भाई किसी के मन में आए, उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया, मुख्यमंत्री के मन में आए कि हाँ ये डिजर्विंग है, इनको लगा देते हैं। यही प्रोसेस है। इसके अलावा ये सरकार के फैसले हैं और जो मुखिया करते हैं तो बड़े सोच समझ के करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग इसमें होती है।
एजुकेशन बैकग्राउंड इसमें होता है। मैंने आपको बार बार कहा इस बात, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को कि सर पेपर का निष्पक्ष होना जरूरी है या आरपीएससी में सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है? हाँ, उस तबके क्या को जरूरी है सर? बिल्कुल, जो सोशल इंजीनियरिंग इसलिए की जाती है कि जो निचले तबके का आदमी है उसको उस तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वो अपनी कास्ट के साथ अपने समाज से जस्टिफाई कर चुके। सर और मैं आपको नहीं, ये तो और अपने इंटरेस्टिंग बात को नहीं चुनती भाई। एक अधिकारी को, एक सदस्य को इसलिए लगाते हैं कि वो अपने कास्ट के साथ अनफेयर कर सके या फेयर कर सके, देखिए, या वो एक निष्पक्ष किसी को चुन सके। ये तो और इंटरेस्टिंग चीज है। रिजर्वेशन का फॉर्मेट तैयार होने के पीछे साफ वजह ये थी कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, वो ऊपर आए, ऊपर आके उसके अपने समाज के लिए फैसला करें। और निश्चित तौर पे समाज नहीं, ये बताइए अपने समाज के लिए मतलब कि भाई उनके पैनल में अगर उनके समाज का कोई एक सदस्य आ जाए तो वो जवाब ना भी दे तो उसको पास करके भेजे, ये वाला? बिल्कुल ऐसा नहीं। ये जो ये फॉर्मेट इससे तैयार हुआ था क्योंकि जो दबे कुचले शोषित लोग हैं वो उस दर्द को समझते हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो आगे आएंगे तो एक इंस्पायरेशन बनेगी और नीचे जो उस समाज के लोग हैं आगे बढ़ने में मदद मिलेगी उनको। मैं आपको बात कर रहा हूँ, किंग पिन की बात आप बार बार कर रहे हैं। हम सड़क से लेकर संसद तक इस बात को बार बार कह चुके हैं, बार बार कहते हैं कि मगरमच्छ पकड़ा जाएगा। 10 महीने सरकार को हो गए, 10 महीने में इन्होंने कौन से मगरमच्छ तक इनकी पहुंच हो गई? और 5 साल में हमने 270 लोगों को गिरफ्तार किया था कांग्रेस सरकार ने, और कानून लेके आए थे। उनको पकड़ नहीं पाए 10 करोड़ का जुर्माना और 10 लाख विपक्ष में रहकर वो तो ना कहिए जो सत्ता में रहकर आप ना कर पाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चेतन जी शुक्रिया, किशोर जी शुक्रिया, योगेंद्र जी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नकल का किंगपिन कौन है कोई नहीं जानता है। क्या यही किंगपिन है जिनके चेहरे दिखा रहे हैं? यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन जिस मगरमच्छ का इस्तेमाल होता है, हर बार होता है, उसमें मगर बहुत है, अगर बहुत है, मच बहुत है, लेकिन मगरमच्छ कौन है ये ना आज पता चला है और हो सकता है कि कल भी ना पता चले। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके से एसओजी काम कर रही है, किंगपिन जो भी होगा वो हम सबके सामने जरूर आएगा। लेकिन फिलहाल आरपीएससी में नवाचार की जरूरत, ताकि इसके आगे होने वाले पेपर लीक ना हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।